सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो बुनियादें हैं ये रख दी थी सादिक कार्नाड ने। सादिक कार्नाड ने अपने पास्टुलेट्स की बुनियाद वाटर व्हील के ऊपर रखी। जब 19वीं सदी का मिड शुरू होता है तो दो साइंटिस्ट पिक्चर में आते हैं, केल्विन और क्लासियस हैं कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की दो स्टेटमेंट्स हैं, एक है हीट इंजन से रिलेटेड और दूसरी है हीट पंप से रिलेटेड। आज की वीडियो में हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हिस्टोरिकली देखेंगे। तो बेटा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो बुनियादें हैं ये रख दी थी सादिक कार्नाड ने। ये एक मासूम सा यंग सा इंजीनियर, इसने एक किताब लिखी रिफ्लेक्शंस ऑन द मोटिव पावर ऑफ फायर। ये 1824 की बात है। बेटा इस टाइम के ऊपर थर्मोडायनेमिक्स का कोई वाज़ेह नामो निशान नहीं था। सादिक कार्नाड ने हीट इंजन्स की जो एफिशिएंसी है उसके ऊपर काम करते हुए दो मेन पास्टुलेट्स बताए। सादिक कार्नाड ने अपने पास्टुलेट्स की बुनियाद वाटर व्हील के ऊपर रखी। वो काम तो हीट इंजन के ऊपर कर रहा था, लेकिन उसने कहा कि सिमिलैरिटी है वाटर व्हील और हीट इंजन के दरमियान। वो ऐसे कि जब पानी हायर एलिवेशन से लोअर एलिवेशन की तरफ आता है तो उसका एक पोर्शन वर्क में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ से जो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है, और बाकी जो है वो आप रिजेक्ट करवा देते हैं। यहाँ पे कार्नाड ने एक बात क्लियर कर दी कि जितना पानी इंटर होगा उतना ही निकलेगा, लेकिन जो इंटर हुआ है और जो निकलेगा उसकी एनर्जी सेम नहीं होगी। जो निकलेगा उसकी एनर्जी थोड़ी कम होगी, तो एनर्जी कुछ ना कुछ आपने एटमॉस्फेयर में लाजमी रिजेक्ट करवानी। तो ये बात थर्मोडायनेमिक्स का पहला पास्टुलेट बनी। दूसरा, सादिक कार्नाड ने उस जमाने में अगर आप देखें 1820-22 के ज़माने में स्टीम इंजन का ज़माना है, उस वक्त ये बात क्लियर ही नहीं है कि स्टीम इंजन की एफिशिएंसी डिपेंड किस पे करती है। इंजन के डिज़ाइन पे करती है, इंजन के स्ट्रक्चर पे करती है, प्रोसेसेस की ओरिएंटेशन पे करती है, कि बहुत सारे सवालात हैं। कार्नाड ने ये चीज़ हल कर दी कि जिस तरह वाटर व्हील का जो मैक्सिमम आउटपुट है वो डिपेंड करेगा कि एलिवेशन का फ़र्क कितना है, वाटर कितनी एलिवेशन से आ रहा है। जितना ज़्यादा हाइट का डिफरेंसेस होंगे उतना ज़्यादा वर्क आउटपुट होगा। बिल्कुल इसी तरह स्टीम इंजन के केस में जितना ज़्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस होगा, इनलेट टेम्परेचर जितना मैक्सिमम होगा और आउटलेट टेम्परेचर जितना मिनिमम होगा, उतना ही स्टीम इंजन की एफिशिएंसी होगी। और उसने बाकी सारे फैक्टर्स उनको इग्नोर किया, आइडियल केस लिया। उसने कहा कि प्रोसेसेस रिवर्सिबल हैं, तो रिवर्सिबल से ही हीट इंजन का रिवर्स क्या हो जाता है जी, हीट पंप, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, उनकी बुनियादें रखी। तो ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा पास्टुलेट था। अब इस बुक को, इन पास्टुलेट्स को 25 सालों तक किसी ने हाथ नहीं लगाया। ये 19वीं सदी का स्टार्ट है। जब 19वीं सदी का मिड शुरू होता है तो दो साइंटिस्ट पिक्चर में आते हैं, केल्विन और क्लासियस। ये जो दो स्टेटमेंट्स हैं, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, ये प्लैंक आ गया जी, और ये क्लासियस स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट है ये है जी हीट पंप से रिलेटेड, और ये जो इनकी स्टेटमेंट है केल्विन प्लैंक की, ये है इंजन से रिलेटेड। अब बेटा ये इन दोनों ने जो काम किया, केल्विन प्लैंक ने और क्लासियस ने, ये 1850 में आके किया, और कार्नाड की थ्योरी को पढ़ के उसके काम को आगे बढ़ाकर किया। इन दोनों ने खुद कोई लॉ नहीं बनाया था, जो कार्नाड ने डिस्कवर किया था ये उसी को आगे लेकर चले। इस केल्विन ने जो हीट इंजन के ऊपर काम किया 1850 में, उसकी बेसिस पे इसने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को बयान किया। प्लैंक ने आके 1890 में कहा कि हीट इंजन का कंटिन्यूस ऑपरेशन भी जरूरी है। इसने इंजन के लिए कंटिन्यूस ऑपरेशन की शर्त लाजमी करार दी, और वो डेफिनेट था, एक ज़रूरी अमर है। तो इस वजह से इन दोनों का जो काम है, इसलिए जो हीट इंजन से रिलेटेड स्टेटमेंट है उसको हम केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट कहते हैं। तो अब हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की दो स्टेटमेंट्स हैं, एक है हीट इंजन से रिलेटेड और दूसरी है हीट पंप से रिलेटेड। इस स्टेटमेंट को हम कहते हैं केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, और इसको हम कहते हैं क्लासियस स्टेटमेंट। ये दोनों स्टेटमेंट्स हम अगली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।